हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स आज से हम लोग जो है क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है हम लोगों ने सिलेबस को देखा कि क्लास 10th में कौन कौन सा जो है इंग्लिश में सिलेबस है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से जो है टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक जो है ग्रामर भी है और ग्रामर में कई सारे टॉपिक्स हैं जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और वो यूपी बोर्ड के लिए। और आज से हम लोग जो है उस ग्रामर में से एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। आज से हम लोग जो है सेंटेंस के बारे में देखते हैं और आज से हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा और स्टेप बाय स्टेप जितने भी ग्रामर के पोर्शन हैं, पार्ट हैं, हम एक एक करके हर पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आज ये हमारा पहला वीडियो रहेगा ग्रामर का और ये क्लास 10th में क्या क्या किस तरह से पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग सीखने वाले हैं। और ये सेंटेंस का पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट और भी आएगा सेंटेंस का जिसमें हम लोग कंप्लीटली जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस का 2 पार्ट रहेगा, ये पार्ट 1 और इसके बाद एक और पार्ट 2 रहेगा। तो देखते हैं इसमें हम लोग सेंटेंस के बेसिक बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट एनी सब्जेक्ट। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। दैट मीन्स इंग्लिश कोई सब्जेक्ट ना होकर के इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना जरूरी होता है। तो आज हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से एकदम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट होता है। एक क्या होता है? अल्फ़ाबेट। और ये अल्फ़ाबेट जो है टोटल 26 लेटर्स में बटा है। इस 26 लेटर्स के समूह को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इस 26 इंग्लिश के 26 लेटर्स के समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और ये जो 26 लेटर्स है ये जो है 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को कहा जाता है वॉवेल्स, दूसरे को कहा जाता है कॉन्सोनेंट। एक को क्या कहा जाता है? वॉवेल्स। एक को क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। इस 26 लेटर्स को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक को वॉवेल्स कहा जाएगा, एक को कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। वॉवेल्स के अंतर्गत 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं और वो 5 लेटर्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स में 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं और इसके अलावा जो 21 बच रहा है इस 21 को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से 26 लेटर्स में 5 को वॉवेल्स, 21 को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है? काम ये है कि वॉवेल्स जो होता है सेल्फ डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वॉवेल्स को जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब भी इसका हम उच्चारण करते हैं तो बगैर किसी की सहायता से हम इसका उच्चारण करते हैं, अर्थात इसमें किसी का सपोर्ट नहीं होता है। बट जब भी हम कॉन्सोनेंट के 21 लेटर्स का हम उच्चारण करते हैं, किसी भी एक लेटर्स का, इन 21 में से किसी भी एक लेटर्स का जब भी उच्चारण होता है तो हम किसी न किसी इन 5 में से किसी न किसी एक वॉवेल्स की सहायता से बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वॉवेल्स सेल्फ डिपेंडेंट है बट कॉन्सोनेंट वॉवेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बगैर वॉवेल्स के इन 21 के 21 कॉन्सोनेंट को बोला नहीं जा सकता। अर्थात 21 में से किसी भी कॉन्सोनेंट को हम नहीं बोल सकते बगैर वॉवेल्स के सहायता से।
आई होप आप सबको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस लेटर्स से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात शब्द कैसे क्रिएट होते हैं। देखते हैं। जैसा कि 26 लेटर्स होता है और इस 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स और 21 जो है कॉन्सोनेंट है। अब इस लेटर्स से हम लोग शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? शब्द। शब्द का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इच कॉल्ड ए वर्ड। दैट मीन्स, फिर से समझते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इच कॉल्ड ए वर्ड। अक्षरों का, लेटर्स का या अक्षरों का ऐसा समूह जिससे एक सार्थक भाव प्रकट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं, अर्थात उसे हम शब्द बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम। अब फ्रेंड्स, इसमें आर है, ए है, यम है, इसमें 3 अक्षर मिल गया, 3 लेटर्स मिल गया और एक शब्द का निर्माण कर दिया। अर्थात कहने का इस चीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो इसका एक जो है मतलब निकलेगा, अर्थ निकलेगा। और जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ने से कोई एक मतलब निकले, कोई एक मीन्स निकले, तो हम उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। और किसी भी शब्द को पढ़ने में 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे राम, 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो दुनिया का हर एक नाउन जिसका जो नाम होता है वो सब कुछ क्या है? शब्द है। और शब्दों का निर्माण सार्थक लेटर्स से होता है, मतलब कि एक सेंसिबल लेटर्स जो होते हैं, जो सार्थक अक्षर होते हैं, उनके समूह से हम शब्द का निर्माण करते हैं। और जब शब्द का निर्माण होता है तो उसे पढ़ने में 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। आई होप आप सबको शब्द समझ में आ गया कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इच कॉल्ड ए वर्ड। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। देखते हैं, लेटर्स मेड अप ऑफ ए वर्ड। Letters made up of a word and word made up of a sentence. It means, ये जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स किसका निर्माण करते हैं? एक शब्द का। लेटर्स किसका निर्माण करते हैं? एक शब्द का। और एंड वर्ड जो है, शब्द जो है, किसका निर्माण करते हैं? एक सेंटेंस का, एक वाक्य का। तो इस तरह से वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट sense each called sentence. A group of words, a group of words, शब्दों का एक ऐसा समूह which makes, जिससे makes प्रकट हो, a complete, एक पूर्ण sense, भाव, इच कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम वाक्य बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इच कॉल्ड ए सेंटेंस। हिंदी में क्या होगा? शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण
पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है हम उसे वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो, या ऐसे कह सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह जिससे एक पूर्ण जो है अर्थ दे या पूर्ण भाव प्रकट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम वाक्य बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य। कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। राम हैज डन हिज वर्क। दे प्लेड मैच इन ग्राउंड। आई एम playing football. I am playing football. He eats an apple. Lata goes to Delhi. Lata goes to Delhi. She was singing a song. She was singing a song. You will go to school today. फ्रेंड्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है सेंटेंस हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं? इन सब चीज़ों को हम सेंटेंस कह सकते हैं। राम हैज़ डन हिज वर्क। राम हैज डन हिज वर्क। दे प्लेड मैच इन ग्राउंड। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ही ईट्स एन एप्पल। लता गोज टू दिल्ली। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। यू विल गो टू स्कूल टूडे। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं? इन सब चीज़ों को हम कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने काइंड्स हैं, उसके बारे में अब देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब इसके टाइप्स कितने हैं फ्रेंड्स? टोटल इसके जो हैं टाइप्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, टाइप्स से पहले हम लोग काइंड्स देखते हैं। इसके काइंड्स कितने हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फ्रेंड्स, सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वो दो हैं। एक को कहा जाता है सब्जेक्ट, एक को कहा जाता है प्रेडिकेट। एक को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। एक को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट। ये क्या है? सेंटेंस के काइंड्स हैं। सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? दो। एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? विधेय। अब फ्रेंड्स, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम क्या है और प्रेडिकेट क्या होते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। राम इज राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता वह होता है जो वाक्य में कुछ काम करे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक सेंटेंस है और सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो या जिसके विषय में बात होती है या जो कुछ काम करता है, उस शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात हो, जिसके विषय में बात हो, या कुछ काम करता हुआ जो भी इंसान
दिखाई दे, उस शब्द को, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। अब ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो राम इज राइटिंग ए लेटर विथ अ पेन। इसका मतलब ये हुआ कि राम जो है पेन से एक पत्र लिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? तो कहोगे राम। किसके विषय में बात हो रही है? तो कहोगे राम के विषय में। काम कर कौन रहा है? तो कहोगे राम। तो इसका मतलब ये राम ही क्या है? सब्जेक्ट है। राम कौन है? राम जो है सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके अलावा इज राइटिंग ए लेटर विथ पेन, ये पूरा हमारा क्या हो जाता है? ये पूरा हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। ये पूरा हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। तो इस प्रकार सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में बात होती है या जो वाक्य काम को करता है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो भी कुछ बचता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। और विस्तार से समझते हैं। सब्जेक्ट, a word which do any action, a word which do any action, वो क्या होगा? एक ऐसा शब्द जो डू करे एनी एक्शन, किसी कार्य को, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट, इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस में जो भी काम करने वाला होगा या जिसके विषय में बात होगी उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट जो भी कुछ बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। आई होप दोनों में डिफरेंस आप सबको समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है और सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। अब देखते हैं प्रेडिकेट के कितने भाग हैं। अब देखते हैं कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें हैं या इसके कितने भाग हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स ये जो प्रेडिकेट होता है, इस प्रेडिकेट में कई सारी चीज़ें होती हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट के जो हैं कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या क्या हैं देखते हैं। वो प्रॉपर्टी है वर्ब, वो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट, और वो प्रॉपर्टी है अदर वर्ड। अदर वर्ड, ये तीन चीज़ें हैं किसके अंतर्गत आती हैं? प्रेडिकेट के प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। और ये जो वर्ब है, सेंटेंस में दो तरह के वर्ब होंगे, और वो वर्ब कौन कौन से होंगे? एक होगा हेल्पिंग वर्ब, एक होगा मेन वर्ब। वर्ब में कौन कौन सा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है। अदर वर्ड में नाउन और प्रोनाउन इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है वो किसके अंतर्गत आएगा? अदर वर्ड के अंतर्गत आएगा। तो आई थिंक ये तीनों समझ में आ गया कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें हैं। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। अब इसके बारे में पहचानते हैं कि पहचानना सीखते हैं कि वर्ब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, और अदर वर्ड कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक हिंदी का सेंटेंस लिखता हूं और फिर उस हिंदी के सेंटेंस में हम एक एक चीज को देखते हैं और पहचानना सीखते हैं कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है। जैसे मोहन, 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 राधा के साथ, राधा के साथ
मोहन राधा के साथ बांसुरी बजाता है। मोहन राधा के साथ बांसुरी बजाता है। तो सेंटेंस ये हिंदी का हो गया। अब इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, अदर वर्ड कौन सा है। देखते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेंटेंस में काम करने वाला हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इसमें काम कौन कर रहा है या जिसके विषय में बात होती है वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। तो किसके विषय में बात हो रही है, मोहन के विषय में। काम कौन कर रहा है, मोहन। तो इस प्रकार मोहन क्या हुआ, मोहन जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर हिंदी का वाक्य हो, अगर कोई भी हिंदी का वाक्य है, हर हिंदी के वाक्य के अंत में अंत वाला जो भी शब्द होता है वही क्या होता है, वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस हो हिंदी का, अगर उसमें सब्जेक्ट है तो ये समझ करके चलना है अंतिम वाला जो भी शब्द होगा वही क्या है, वर्ब है। वही क्या है, वर्ब है। और अंत में पूर्ण विराम जरूर लगा होगा। पूर्ण विराम नहीं होगा तो प्रश्नवाचक सिंबल होगा, नहीं तो ये वाला पूर्ण विराम जरूर लगा होगा। और इस पूर्ण विराम से पहले जो भी शब्द होगा वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, अर्थात वही हमारी क्रिया होती है। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो अंत वाला हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये कि वर्ब में दो तरह के वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसकी पहचान कैसे करें, तो बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोगों ने टेंस पढ़ाई है। टेंस टोटल 12 तरह के टेंस को पढ़ना होता है और 12 तरह के टेंस को पढ़ने के लिए 12 तरह के पहचान की आवश्यकता होती है। या यूं कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी 12 में से किसी भी एक टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की पहचान लिखनी होती है। तो इस प्रकार टोटल 12 टेंस को पढ़ना होता है और 12 टेंस में 12 तरह के पहचान को लिखना होता है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं पहचान क्या है, मोहन राधा के साथ बांसुरी बजाता है। तो फ्रेंड्स इसमें अंत में क्या आया है, ता है। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यही पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, अगर ये सब कुछ आता है तो वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर यहीं पर बजाता है की जगह पर बजा रहा है, मोहन राधा के साथ बांसुरी बजा रहा है, तो वहां पर क्या है, रहा है, तो वो हमारा किसका हो गया, कॉन्टिन्यूअस का। बजा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट का, या कोई टाइम के साथ अगर रहा रही आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार हर हिंदी के वाक्य के अंत में जो भी 12 प्रकार के टेंस होते हैं उन 12 प्रकार के टेंस में जो पहचान होता है उन पहचान को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। और जो भी शब्द होगा जिसमें वो पहचान लगी हुई होती है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए बजाता है तो फ्रेंड्स बजाता है में ता है हटा देते हैं और ये हो जाएगा क्या, ये चूंकि पहचान बता रहा है, ये टेंस की पहचान बता रहा है, तो जो भी 12 प्रकार के टेंस की पहचान बताए, 12 प्रकार में से किसी भी एक टेंस की जो भी पहचान बताई जाए उस पहचान को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और जिस शब्द में वो पहचान जुड़ा रहे, जिस शब्द में वो पहचान जुड़ा रहता है उस शब्द को हम बोलते हैं मेन वर्ब। उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। तो इस प्रकार बजा। अब मुख्य क्रिया की पहचान बड़ी सिंपल सी है, उस 12 टेंस में से उस 12 टेंस की पहचान को हटा दो चूंकि वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। और अब जो बच रहा है, अब बच क्या रहा है, बचा। अब
इस बजा के अंत में ना लगा देना है। अगर वो सार्थक मतलब निकाले, सही भाव दे या पढ़ने में प्रॉपर हो, उचित हो, सार्थक निकले, तो समझेंगे वो हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। अब जैसे बजाना, बजाना अंत में ना आ रहा है, एकदम इसका सही मतलब निकल रहा है, तो अब यही हमारा शब्द क्या हो गया, मेन वर्ब। तो इस प्रकार बजा ना क्या हो गया, मेन वर्ब, और ता है क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार जो भी अगर हिंदी का वाक्य है, उस हिंदी के वाक्य के अंत में अगर वो 12 टेंस में से किसी भी एक टेंस की पहचान बताया जा रहा है उस सेंटेंस में, तो जो पहचान होगा वो हेल्पिंग वर्ब, और वो पहचान जिस शब्द से जुड़ा रहेगा उसके आगे ना लगा देंगे, और ना लगाने पर अगर सही भाव देगा तो समझेंगे वही हमारा क्या है, मुख्य क्रिया है। आई होप दोनों में आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, हमें मेन वर्ब पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखते हैं। फ्रेंड्स, जो भी वर्ब होगा हिंदी में, जो भी वर्ब होगा उस हिंदी के वाक्य के अंत में ही होगा, और वर्ब के जस्ट पहले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दोनों वर्ब से पहले, जस्ट पहले जो भी शब्द होता है, जो भी उसके साथ जुड़ा रहता है, वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और वो एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो अब बजाता है से पहले क्या, बांसुरी। बांसुरी क्या है, एक नाउन, और अगर वो नाउन है तो फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर यहीं पर प्रोनाउन होता तब भी वो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। अब इसके अलावा, अब इससे बांसुरी से पहले साथ है, ये कोई न नाउन है न प्रोनाउन है, और यहाँ पर के साथ, राधा के साथ। अब ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अदर वर्ड। क्योंकि अब बचा ही क्या, हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जब सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो इसके अलावा जो भी कुछ बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, अदर वर्ड हो जाता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में कभी कभी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ होता है, बट हम सेंटेंस को सेंटेंस तब कहेंगे जब उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, वर्ब हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। छोटा सा छोटा अगर सेंटेंस देखा जाए तो उसमें क्या क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हम सेंटेंस को सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। इसके अलावा अगर कुछ आए या ना आए वो अलग मैटर है, बट इन दोनों में से किसी भी एक की कमी होती है तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। और अगर ये दोनों हैं, इसके अलावा कुछ हो या ना हो, तो उसे हम एब्सोल्युटली सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं कहूँ, यही वाला सेंटेंस अभी जो मैंने लिखा था, राम पेन से एक पत्र लिखता है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। दूसरा वो वाला रहने देते हैं। राम पेन से एक पत्र लिखता है। अब फ्रेंड्स, राम सब्जेक्ट हुआ, पेन से अदर वर्ड हुआ, एक पत्र ऑब्जेक्ट हुआ, लिखता है इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है। अब देखते हैं इसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनमें से किसी एक की कमी होती है तो सेंटेंस उसे नहीं कहेंगे। इसके अलावा कुछ आए या ना आए वो अलग मैटर है। देखते हैं कैसे। जैसे अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, लिखना क्या है, वर्ब। अब फ्रेंड्स, इनमें से किसी एक की कमी करते हैं, तब देखते हैं क्या सेंटेंस का रूप रखता है या उसका कुछ मतलब निकलता है।
सपोज सबसे पहले मैं राम को हटाता हूँ, राम को हटा दिया, पेन से एक पत्र लिखता। अब कौन लिखता भाई? वी डोंट नो। तो ये अर्थ नहीं है इसका, सेंटेंस ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखने वाले की कमी है। तो इस प्रकार राम अगर हट गया तो सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर वर्ब को हटा देते हैं, लिखता है राम पेन से एक पत्र। भाई आगे तो कुछ लिखना होगा, अगर आगे हम लिखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है? कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। राम पेन से एक पत्र, अगर यहीं पर हम स्टॉप कर दें तो कुछ आगे उसका कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है, अर्थात तब भी इसका मतलब निरर्थक ही होगा। तो इस प्रकार अब राम सब्जेक्ट है, वर्ब लिखता है। अगर इस प्रकार हम इन दोनों को हटा करके इनमें से किसी एक, इन दोनों को छोड़ करके इनमें से किसी एक की कमी कर दें, जैसे पेन से हटा दें, राम एक पत्र लिखता है, सही भाव निकल रहा है। या पेन से एक पत्र, इस पूरे को हटा देते हैं, राम लिखता है, तब भी एक भाव निकल रहा है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट राम है, वर्ब लिखता है, सेंटेंस को सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अगर इसके अलावा कुछ आए तो उसे हम जोड़ देंगे, बट इन दोनों में से किसी एक की कमी होती है तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, वो सेंटेंस माना ही नहीं जाएगा, वो अर्थ का निरर्थक होगा। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आप सबको सेंटेंस का जो बेसिक है वो आप सबको समझ में आ गया, और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर इन दोनों में से किसी एक की कमी होती है तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर इन दोनों के अलावा अगर कुछ आता है तब भी वो सेंटेंस होगा, अगर नहीं आता है तब भी वो सेंटेंस होगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, तभी उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो देखते हैं आप सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें दो प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की जाए तो टोटल 5 होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला क्या है? पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो टोटल टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो टाइप्स जो है सेंटेंस के 5 होते हैं, और एक एक करके फ्रेंड्स अब हम लोग जो है सेंटेंस के टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये हमारा बेसिक वीडियो था, और आई होप आप सबको ये बेसिक वीडियो समझ में आया। जो भी सेंटेंस से संबंधित जो है बेसिक चीज़ें थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, एक एक करके 5 प्रकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक एक के बारे में विस्तार से सीखेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सबको जितना भी कुछ मैंने बताया आज आप सबको अच्छे से समझ में आया है। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।